कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करेंगे ये PIQ सीरीज़ है, आपको टाइटल में भी दिख रहा है। इसमें देख लीजिए, ये गेट 2020 का हीट, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पूछा गया सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो है, इफ़ द पार्टिकल इज अलोंग ए साइनसोइडल कर्व द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल इज, कितना होगा जब एक पार्टिकल साइनसोइडल कर्व में प्रोपेगेट करता है, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो है A इक्वल टू n-k 1 डायमेंशन में, 2n-k 2 डायमेंशन में, 3n-k 3 डायमेंशन में, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल एंड k होता है कांस्टेंट यानी रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे जो कर्व दे रखा था ये साइनसोइडल कर्व था। तो साइनसोइडल कर्व क्या होता है, ये y इक्वल टू साइन x होता है। मतलब यहाँ पे y डिपेंड्स कर रहा है x से, यानी यहाँ पे एक ही कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट क्या होगा, k इक्वल टू 1 होगा। और एक पार्टिकल ही मूव कर रहा है तो पार्टिकल का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू 1 होगा। और जो साइनसोइडल कर्व होता है वो 2 डायमेंशन केस में स्टडी करते हैं हम लोग। ये 2 डायमेंशन केस होता है तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम 2 डायमेंशन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है वही लगाएंगे। A इक्वल टू 2n-k, तो यहाँ से मिल रहा है 2n-k, तो n तो 1 ही है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ से मिल रहा है जो वो है 1, क्योंकि k क्या है, k 1 है। ये कहाँ से पता चला k 1 है कि y ओनली डिपेंड्स ऑन x, यानी ओनली 1 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। तो ये प्रॉब्लम हीट से पूछा गया था। प्रॉब्लम है, फॉर ए गैस ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल हैज़ ए स्पीड v इन द इंटरवल v to v plus dv इज गिवन बाय fv dv इक्वल टू 4 pi v square dv m under 2 pi kbt होल टू द पावर 3/2 e to the power माइनस ऑफ mv square by 2 kbt। ये जो है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से पूछा गया था कि मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा एनर्जी का। क्वेश्चन में दे रखा था कि वॉल्यूम में जब रेंज था v से v प्लस dv तब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन a था। तो पहले यहाँ इस पे एनर्जी क्या रेंज में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कर रखा है कि एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से कन्वर्ट करें तो एफ ही डी जो आ रहा है 2 पाई अंडर पाई kbt होल टू द पावर 3/2 e हाफ e टू द पावर माइनस ऑफ e बाई kbt ऑफ डी। तो पहले ये एनर्जी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे जो पूछा गया था मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जब फाइंड करते हैं हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एनर्जी के साथ, तो वहाँ पे जो मिलता है 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ पे चेन रूल लगा दीजिए। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल जो एनर्जी आ रहा है वो है kbt अंडर 2। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था kbt का यूनिट में पूछा गया था, मतलब EMP डिवाइडेड बाई kbt, तो ये आ जाएगा हाफ। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 0.5। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3। ये जो प्रॉब्लम है ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था। प्रॉब्लम है, एज शोन इन द फिगर एन आइडियल गैस इज कॉन्फाइंड टू चेंबर A ऑफ एन इंसुलेटेड कंटेनर विद वैक्यूम इन द चेंबर B व्हेन द प्लग in the oil of the separating by the chambers A and B is removed. The gas filled both the chambers. Which one of the following statement is true? The options are: internal energy of the gas decreases, temperature of the gas decreases as it expands to fill the space in chamber B. Third option: internal energy of the gas increases as its of the atoms have more space to move around. Fourth option: the temperature of the gas remains unchanged. ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। ओके, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू du प्लस dw व्हेन प्लग इन ऑयल ऑफ द सेपरेटिंग द चेंबर्स इज रिमूव्ड द गैस एक्सपांड इनटू द वैक्यूम अगेंस्ट 0 प्रेशर। ओके, तो मतलब क्या है ना कि जब वर्क डन यहाँ पे जो चेंज हो रहा है
वैक्यूम में, तो ये क्या होगा, तो ये 0 आ रहा है, तो मतलब चेंज ऑफ वर्क डन क्या होगा, dW इक्वल टू 0। एंड उसी के साथ नो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा सिस्टम में यानी सराउंडिंग्स में भी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ जो वॉल का कैरेक्टर था इस चेम्बर में, तो इंसुलेटिंग वॉल प्रॉब्लम में दे रखा था। वॉल का नेचर है इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मतलब जहाँ पे कोई हीट नहीं ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हीट कांस्टेंट रहता है, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग में कोई हीट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब डी क्यू इक्वल टू 0 आ रहा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको मिलता है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ से पुट करें डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 एंड डी क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल रहा है डी यू इक्वल टू, यहाँ से मिल रहा है डी यू इक्वल टू 0। और ये भी पता है कि डी यू इक्वल टू होता है सी वी डी टी, मतलब डी यू सी वी डी टी के बराबर इक्वल है, और इस केस में 0 है। बट सी भी तो 0 नहीं होता है, तो मतलब डी टी का वैल्यू 0 होगा। शायद D2 मतलब होता है D2 इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, ओके, चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का जो वैल्यू वो सेम आ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 4 ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से था, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम नंबर 4 ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से था। क्वेश्चन था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फर्मी एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ ए मेटल, यानी एक मेटल में फर्मी एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन कौन सा सही है, ठीक है। और ऑप्शन में कुछ टेम्परेचर दे रखा था। फर्स्ट ऑप्शन में था म्यू इक्वल टू EF होगा जब फाइनाइट टेम्परेचर होगा, और सेकंड ऑप्शन में था म्यू इक्वल टू EF होगा ओनली एट 0 केल्विन में, और केमिकल पोटेंशियल लेस देन होगा EF एट 0 केल्विन में, एंड फोर्थ ऑप्शन था म्यू ग्रेटर देन होगा EF एट फाइनाइट टेम्परेचर में। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले फार्मी-डिराक जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसका हमने क्या करेंगे, अभी पहले वो ग्राफ स्टडी करेंगे, तो उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो है एफ ई इक्वल टू 1 बाई ई टू दी पावर ई माइनस म्यू अंडर के बी टी प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हमको पता है पहले से, ये एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जब केमिकल पोटेंशियल के रिलेटेड लिखते हैं हम लोग ऐसे मिलता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि एट टेम्परेचर 0 केल्विन में म्यू इक्वल टू EF होगा, कि ये ग्राफ से पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो उसी टाइम एक्चुअली म्यू इक्वल टू EF होता है, बिकॉज T जब टेंस टू 0 हो जाता है तो Fe का वैल्यू डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, स्पेसिफिक एक लिमिट से एक वैल्यू मिलता है जो फील्ड होता है, जो ग्राफ यहाँ पे लिखा है ये 1 मिल जाता है, उसके बाद में 0 आता है। मतलब ये है कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में म्यू इक्वल टू EF होता है, इसका मतलब है ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट यानी वैलेंस बैंड में रहता है, और एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इससे जो सही स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम का वो है ऑप्शन बी, यानी एट T इक्वल टू 0 केल्विन में म्यू इक्वल टू EF होता है। प्रॉब्लम नंबर 5 ये भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से था। द प्लैंक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय U ओमेगा इक्वल टू h का ओमेगा क्यूब पाई स्क्वायर c क्यूब e टू दी पावर h का ओमेगा अंडर kBt माइनस 1 एट लॉन्ग वेवलेंथ। ओके, क्या है यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है, ये कंडीशन है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फोटोन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए कैविटी ए टेम्परेचर T वेरीज एज T टू दी पावर अल्फा। सो ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा यही पूछा गया था, ठीक है। प्लैंक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा था, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो है फॉर लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। तो लॉन्ग वेवलेंथ को अप्लाई करने के लिए कंडीशन को हमें पहले ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्म था उसको वेवलेंथ के फॉर्म में ले जाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है,
यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू होता है, और न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। यहाँ से कन्वर्ट करें तो ओमेगा के प्लेस में लैम्डा के जो वैल्यू आ रहा है वो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई सी अंडर ओमेगा, यानी ओमेगा का वैल्यू आ रहा है 2 पाई सी अंडर लैम्डा। तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये मिल रहा है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला लैम्डा के फॉर्म में ये मिल रहा है। और यहाँ से जो कंडीशन दे रखा था लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए कंडीशन था, इसका मतलब लैम्डा केबीटी का वैल्यू मच ग्रेटर देन होगा एच कट सी से, यानी एच कट सी अंडर लैम्डा केबीटी का वैल्यू मच लेस देन 1 होगा। और ये हमको पता है कि ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू, जब x का वैल्यू स्मॉल होता है तो उसको हमने एक्सपेंशन करे तो 1 प्लस एक्स ऐसे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे, तो यहाँ से जो मिल रहा है कैलकुलेट करने से यू लैम्डा का वैल्यू आ रहा है लॉन्ग वेवलेंथ पे 8 पाई टी अंडर लैम्डा स्क्वायर सी। और क्वेश्चन में जो था यू लैम्डा का प्रोपोर्शनल टू पूछा गया था क्या होगा टी का, और जो गिवन था वो टी टू द पावर ऑफ अल्फा ऐसे फॉर्म में गिवन था, और हमको जो मिल रहा है यू लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ टी टू द पावर 1। तो इसको कंपेयर करें तो इससे जो ऑप्शन आ रहा है अल्फा का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इजी सा प्रॉब्लम था, इसको आइडियल वॉश सिस्टम में मिल जाएगा आर.के. पथरिया बुक से। तो ये फॉर्म थोड़ा सा अब लोग कन्वर्ट कर लीजिए ओमेगा से लैम्डा में, तो उसी से बाद में लॉन्ग वेवलेंथ कंडीशन लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1। प्रॉब्लम नंबर 6, द इंटरनल एनर्जी U ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय U एस V, एस मतलब एंट्रोपी, V है वॉल्यूम, लैम्डा V टू द पावर -2/3 एस टू द पावर 2, where lambda is a constant of appropriate dimensions, V and S that denote the volume and entropy respectively, which one of the following gives the correct equation of the state of the system। मतलब इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम एंड एंट्रोपी के फॉर्म में दे रखा था, वहाँ से पूछा गया था सिस्टम का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा। ठीक है, डन। तो ए इंटरनल एनर्जी दे रखा था, और हमको पता है कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी, और डी क्यू सेकेंड लॉ से आता है टी डी एस इक्वल टू, तो आ रहा है डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ से डी यू लिखे तो टी डी एस माइनस पी डी वी आ रहा है, इसको सिंप्लीफाइड करें तो टी मिल जाएगा, टी का वैल्यू आ रहा है डेल यू अंडर डेल एस एट कॉन्स्टेंट जब भी रहेगा, मतलब भी को कांस्टेंट करें तो डी भी 0 आ रहा है, तो यहाँ से टी मिल जाएगा। और जब हमको पी का बारे में पूछा जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, एंट्रोपी को कांस्टेंट कर जाते थे, तो वहाँ से मिल जाता है पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ डेल वी यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट ऑफ एस। यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए इसको पहले नेगेटिव यूज़ किया, और यहाँ पे प्लस है पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ किया है। तो टी एंड पी को कैलकुलेट करने के लिए हमको दोनों थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन को यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से टी और पी को इंटरनल एनर्जी से फाइंड आउट कर लिया, और इंटरनल एनर्जी जो दे रखा था वहाँ से पहले हमने डिफरेंशिएट किया एस से, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहाँ से मिल रहा है टी का वैल्यू, और यहाँ से मैंने टी स्क्वायर कर लिया तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3 पे। और फिर मैं इंटरनल एनर्जी को भी से डिफरेंशिएट किया कांस्टेंट एंट्रोपी से, तो यहाँ से मिल रहा है जो वो है डेल यू अंडर डेल वी एट कांस्टेंट एस का वैल्यू, बट प्रेशर जो होता है वो नेगेटिव ऑफ डेल यू अंडर डेल वी एट कांस्टेंट एस होता है, तो प्रेशर में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा अंडर 3 स्क्वायर वी टू द पावर -5/3। और वहाँ से इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करें तो मिल रहा है पी डिवाइडेड टी स्क्वायर इक्वल टू वी टू द पावर -1/3 अंडर 6 लैम्डा, लैम्डा जो एक कांस्टेंट है, तो वहाँ से कैलकुलेट करें तो आ रहा है वी टू द पावर 1/3 पी टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये ऑप्शन ए पे था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।